सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। देखिए, हम लोग मूल विधि में पहले चैप्टर में हम लोग मानव अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें पहले वीडियो में हमने मानव अधिकार के बारे में, उनसे जुड़ी हुई संस्था के बारे में बताया था। आज हम लोग इस मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो हमारे देश में आया है, इसके महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में देखते हैं। देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993, यह 28 सितंबर 1993 ईस्वी को हमारे देश में लागू हुआ। दूसरी चीज़ देख लेते हैं, इसमें जो अध्याय हैं, अध्याय की संख्या 8 है। जैसे हमारे संविधान में भाग होते हैं, भाग 22 होते हैं, वैसे इस कानून में 8 भाग है, या हम कह सकते हैं 8 अध्याय हैं। और इसमें अगर हम धाराओं की बात करें तो धारा इसमें 43 है। जैसे हमारे संविधान में जो नियम लिखे गए हैं वो एक अनुच्छेद के रूप में लिखे गए हैं, और उन अनुच्छेद को इस प्रकार के कानून में धारा का नाम दिया गया है। जैसे हमारे संविधान में अनुच्छेद है, वैसे इस कानून में धाराएं हैं, और धाराओं की संख्या कितनी है? 43 है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन बनता है। अब इन धाराओं में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, इनके बारे में देखें। अगर इसकी पहली धारा की बात करें तो सभी जितने भी कानून हैं, सभी में पहली धारा में उसके नाम के बारे में, उसके विस्तार के बारे में और उसके लागू तिथि के बारे में बताया गया है। अगर हम नाम की बात करें तो इसका नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। 1993 इसलिए है क्योंकि ये 1993 ईस्वी में आया था, इसलिए इसका नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। अगर इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर सहित, ये जब से ये कानून आया तब से ही जम्मू कश्मीर को लेकर संपूर्ण भारत में इसका विस्तार रहा है। अगर हम इसके प्रारंभ की डेट देखें तो ये प्रारंभ हुआ है 28 सितंबर 1993 को। 28 सितंबर 1993 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ है। धारा 2 की बात करें तो सभी कानूनों में धारा जो 2 है वो परिभाषा के बारे में बताता है। ऐसे इस मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में परिभाषा के बारे में बताया गया है। जितने भी कानून हैं सब में धारा 2 में परिभाषा के बारे में बताया गया है। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई हैं, लेकिन हम मेन देखते हैं। सबसे पहले सशस्त्र बल की परिभाषा बताई गई है। सशस्त्र बल से तात्पर्य है जैसे सेना है, आर्मी है, नौसेना है, वायुसेना है, ये सभी सेनाएं सशस्त्र बल कहलाएंगी। और अन्य सशस्त्र बल जैसे हम जानते हैं सीआरपीएफ है, एसएसबी है, बीएसएफ है, ये सभी भी सेनाएं सशस्त्र बल के अंतर्गत आएंगी। ऐसा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में बताया गया है। धारा 2 का जो भाग है वो 2A है। 2A में सशस्त्र बल की परिभाषा बताई गई है, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य सशस्त्र बल के बारे में बताया गया है। अब अगर मानव अधिकार की परिभाषा की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मानव अधिकार की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो वो धारा 2 है और धारा 2D है। इसमें परिभाषा ये दी गई है कि यदि किसी भी मानव की प्राण, स्वतंत्रता, समानता और वैयक्तिक गरिमा के बारे में कोई हस्तक्षेप करेगा तो वह मानव अधिकार के अंतर्गत आएगा। ऐसी परिभाषा कौन सी बताती है? मानव अधिकार जो परिभाषा बताती है वो धारा कौन सी है? धारा 2 है। अगली बात करें तो इसमें लोक सेवक की परिभाषा दी गई है, यानी पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक से तात्पर्य ये है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी लोक सेवक हैं। सभी लोग की सेवा करने के लिए ही होते हैं। जैसे पुलिस है, लोगों की सेवा यानी जनता की सेवा कर रही है, वो सभी लोक सेवक के दायरे में आते हैं। ऐसा केवल मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में ही नहीं बताया गया।
ऐसा आईपीसी में भी बताया गया है, यानी भारतीय दंड संहिता की जो धारा 21 है उसमें भी लोक सेवक के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोक सेवक का वही अर्थ है जो हमारे भारतीय दंड संहिता 21 में बताया गया है। तो लोक सेवक की परिभाषा 2M बताती है। अगली धारा की बात करें तो धारा 3 है। धारा 3 यह बताती है कि केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। हमने आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार के बारे में बताया था कल। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 3। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है, हमने आपको बताया था पहले वीडियो में। अगर हम कहें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होगा तो उसमें क्या होंगे? कोई अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे। हमने सदस्यों की संख्या भी बताया, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 7 अस्थायी सदस्य होते हैं। इस प्रकार 12 सदस्य होते हैं और एक क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। इन अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति यहाँ पर उसका विवेकी पावर कार्य नहीं करता है। एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के अंतर्गत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति इसमें भाग लेते हैं। ये कमेटी जिस नाम की सिफारिश करती है वह नाम धारा 4 के अंतर्गत अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगली बात करें तो धारा 5 में इसके यानी अध्यक्ष या सदस्य को कैसे हटाया जाएगा, तो इसमें यह बताया गया है कि यह सेवित कदाचार के रूप में या असमर्थता के रूप में, यानी वह कार्य करने योग्य ना हो, तो इस कंडीशन पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर राष्ट्रपति मानव अधिकार संरक्षण आयोग के कर्मचारियों को हटा सकता है, ऐसा बताया गया। धारा 6 कार्यकाल से संबंधित है। जैसा कि पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 2019 में संशोधन करके इनका कार्यकाल कितने साल कर दिया गया? 3 साल कर दिया गया। लेकिन यह भी कहा गया कि यदि उस व्यक्ति की उम्र 70 साल है तो वो अपने पद पर नहीं बना रह सकता। यानी कार्यकाल तो 3 साल निर्धारित है और दूसरा चीज़ 70 साल, जो पहले आएगा उसके आधार पर इसे हटाया जा सकता है। धारा 8 की बात करें तो इसमें सेवा शर्तों की बात की गई है। उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, क्या कार्य करेगा। धारा 11 की बात करें तो आयोग के अधिकारी और कर्मचारी, यानी आयोग में किस प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी होंगे, इसकी बात धारा 11 करती है। धारा 12 की बात करें तो धारा 12 में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस प्रकार कार्य करेगा, कैसे हमारे देश में या मानव जाति के अधिकारों का संरक्षण करेगा, ऐसा धारा 12 बताती है। धारा 13 में बताती है यदि कहीं भी मानव अधिकार का हनन होता है तो उसकी जांच करने का अधिकार कोर्ट को है और उस कोर्ट के आधार पर यानी जांच संबंधित शक्तियों के बारे में धारा किस में बताया गया है? धारा 13 में बताया गया है। अगली महत्वपूर्ण धारा की बात करें तो धारा 20 आती है। धारा 20 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो हर साल एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करेगा। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा, यानी केंद्र सरकार को प्रकाशित करेगा। ऐसा धारा कौन सी बताती है? तो धारा 20 बताती है। धारा 20 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करेगा और वो किसे देगा? केंद्र को देगा। अगली धारा की बात करें तो धारा 21 आ जाती है। धारा 21 के अंतर्गत क्या है? धारा 21 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य अपने स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कर सकता है। जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था कि हमारे देश में 2 प्रकार के संस्था जो मानव अधिकार के लिए कार्य करती हैं। एक केंद्र लेवल पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कार्य करता है और एक राज्य लेवल पर
राज्य मानवाधिकार आयोग कार्य करता है। जो राज्य लेवल पर आयोग कार्य करता है, इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और जो देश स्तर पर कार्य करता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन धारा 3 बताती है और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन धारा 21 बताती है। अगली धारा की बात करें तो धारा 22 आती है, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे उनकी नियुक्ति से संबंधित है। उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी और इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनकी नियुक्ति एक कमेटी की सिफारिश पर होती है। उस सिफारिश में जो होती है उसमें मुख्यमंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष उसमें भाग लेते हैं और वो जिस नाम की स्वीकृति प्रदान करते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। धारा 23 की बात करें तो धारा 23 में हटाने की बात की गई है। अब राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य या उनके अध्यक्ष को क्या राज्यपाल हटा सकता है? तो ऐसा नहीं है। यदि राज्य मानवाधिकार आयोग का कोई भी अध्यक्ष या सदस्य कार्य करने योग्य नहीं है या सवित कदाचार यानी मुकदमे या किसी मामले में फंसता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगी और राष्ट्रपति राज्य मानव अधिकार के सदस्य और अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। ऐसा धारा कौन सी बताती है? धारा 23 बताती है। धारा 24 की बात करें तो इसमें भी कार्यकाल की बात की गई है। कार्यकाल यानी राज्य मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल होगा उसके अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल होगा वो कितने साल होगा? 3 साल होगा। 3 साल या 70 साल, जो पहले आएगा उसके हिसाब से रहेगा। इसे 2019 में इसमें संशोधन करके ऐसे कार्यकाल को किया गया, लेकिन इससे पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष हुआ करता था। धारा 26 की बात करें तो धारा 26 में इनकी सेवा शर्तें की बात की गई है और धारा 27 में अधिकारी और कर्मचारी के बारे में बताया गया है कि राज्य मानव अधिकार आयोग में कौन से कर्मचारी कौन से अधिकारी कार्य करेंगे। ठीक, अब हम अगली धारा की बात करें तो अगर हम धारा 28 की बात करें तो धारा 28 में वार्षिक रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। यह वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार से संबंधित है, यानी राज्य मानव अधिकार से संबंधित है और राज्य मानव अधिकार जो होगा आयोग होगा वो हर वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करेगा। जैसे हमने जाने कि देश का जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो हर साल जो वार्षिक रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को देगा और राज्य मानव अधिकार आयोग जो है वो राज्य सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देगा। धारा 30 की बात करें तो धारा 30 में मानव अधिकार न्यायालय के बारे में बताया गया है। यदि हमारे देश के यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यदि चाहें तो हर जिले में मानव अधिकार का एक न्यायालय हो सकता है, ऐसा बताया गया है धारा 30 में। इस प्रकार हर जिले में उनकी सलाह पर मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य अपने यहाँ पे 7 वर्ष तक जो वकालत कर चुका है उस अधिवक्ता को अपने यहाँ पे राज्य मानव अधिकार के लिए सचिव नियुक्त करता है। धारा 32 की बात करें तो धारा 32 के अंतर्गत केंद्र सरकार मानव अधिकार के लिए अनुदान करती है और धारा 33 की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा अनुदान की बात की गई है। धारा 40 की बात करें तो धारा 40 के अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि मानव अधिकार के कानून को और भी कठोर बनाया जाए तो उसके लिए केंद्र सरकार लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बिल प्रस्तावित करके ऐसे कानून ला सकती है, ऐसा धारा 40 में बताया गया है।
धारा 41 में बताया गया है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो राज्य सरकार भी ऐसे कानून पर कठोर कार्रवाई कर सकती है, यानी ऐसे कानूनों को ला सकती है जिसके आधार पर मानव के अधिकार का संरक्षण किया जाए। अगर हम कुछ और चीज़ें देखें तो मानव अधिकार संरक्षण से संबंधित कुछ कार्यकर्ता हुए हैं, जिसमें पहले नाम आते हैं कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी वे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया। कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय हैं और कैलाश सत्यार्थी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। एक बार प्रश्न पत्र में पूछा भी गया है कि बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। दूसरा इन्होंने चलाया बंधुआ मजदूरी से संबंधित इन्होंने आंदोलन चलाया है। अगले व्यक्ति की बात करें तो अगले व्यक्ति हैं लक्ष्मी अग्रवाल हैं। लक्ष्मी अग्रवाल ने एसिड जो महिलाओं पर एसिड अटैक हुआ करते थे उनसे संबंधित इन्होंने जो है आंदोलन किया है, यानी एसिड मतलब महिलाओं से संबंधित कार्य के लिए इन्होंने आंदोलन किया है। उनका नाम है लक्ष्मी अग्रवाल। अगली व्यक्ति है अरुणा राय। अरुणा राय वो व्यक्ति हैं जिनके आधार पर ही भारत में सूचना का अधिकार आया 2005। सूचना का अधिकार 2005 जो है अरुणा राय के जो सलाह पर या उनके आंदोलन के बाद भारत में लाया गया, यानी आरटीआई, मनरेगा, राइट ऑफ फूड इनके लिए इन्होंने कार्य किया है। सुनीता कृष्णन के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है वो है मानव तस्करी और देह व्यापार से संबंधित। अगली व्यक्ति हैं कीर्ति भारती। कीर्ति भारती के द्वारा बाल विवाह से संबंधित चलाया गया आंदोलन। अब लास्ट व्यक्ति हैं मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की महिला हैं और इनके द्वारा भी मानव अधिकार संरक्षण के लिए आंदोलन चलाए गए। ठीक, अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखें तो यूएन सभा द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सबसे पहले मानव अधिकार के लिए जो घोषणा की गई वो तिथि थी 10 दिसंबर 1948। इसीलिए 10 दिसंबर को ही हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। देखिए, इसके 20 साल बाद यानी 1968 ईस्वी में विश्व में पहली बार यानी प्रथम बार मानवाधिकार सम्मेलन किया गया। ये सम्मेलन ईरान में हुआ। ईरान के कहाँ हुआ? तेहरान में। तो एक बार प्रश्न ये भी आया हुआ है कि विश्व में सबसे पहले मानवाधिकार सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ईरान के तेहरान में हुआ, 1968 ईस्वी में हुआ, यानी 20 साल बाद। अगली बात करें पेरिस सिद्धांत। पेरिस सिद्धांत के में क्या कहा गया कि मानव अधिकार संरक्षण के लिए जो मानव अधिकार संस्था का निर्माण किया जाएगा यह पेरिस सिद्धांत के अंतर्गत किया जाएगा। ये हुआ 20 अक्टूबर 1993 को ये दिया गया। फिर है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये एक स्वयंसेवी संस्था है। इसके द्वारा प्रचार प्रसार के द्वारा मानव अधिकार के बारे में जागरूक करना बताया जाता है। इसकी स्थापना जुलाई 1961 में हुई और ये हुई लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में हुई। इसके संस्थापक रहे हैं पीटर बेंसन इसके संस्थापक रहे हैं। इस संस्था द्वारा ही 1977 ईस्वी में शोषण के विरुद्ध आंदोलन चलाने के कारण इस संस्था को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इस प्रकार मानवाधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। हम अगले वीडियो में आपको मानवाधिकार से संबंधित किस प्रकार के यूपीएसआई में प्रश्न आते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।